और जहाँ तक कोर्ट का ताल्लुक है तो मैं ये कर दूं कि ये फैसला तो बहुत पहले हो चुका था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट बीजेपी नहीं आरएसएस की अब अंडर में आ चुकी है। वो मैं समझता हूँ कि अडवाणी की रथ यात्रा, जिसमें अडवाणी बिहार से निकल के और यूपी से निकल के मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से घूमते हुए जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी आपने पाकिस्तानी टीवी चैनल पर चल रही परिचर्चा का कुछ अंश सुना, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया बाबरी मस्जिद को गिराने और राम मंदिर के बनने पर बात कर रही है। 6 सितंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराया गया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराने के करीब 28 साल बाद फैसला आ गया। ढांचे को गिराने के मामले में सभी 32 आरोपियों को लखनऊ में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने बरी कर दिया है। यह भी कहा कि बाबरी ढांचे को गिराने की साजिश नहीं थी और न ही ऐसा करने के लिए कारसेवकों को किसी नेता ने उकसाया था। इस केस में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपा के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और साक्षी महाराज के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के कई नेता आरोपी थे। दोस्तों चलिए हम परिचर्चा को आगे की ओर सुनते हैं। आगे पढ़ लीजिए। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट कभी भी कि आप जितने उनके फैसले उठा के पढ़ेंगे, और मैं बहुत सारे फैसलों को आपका रेफरेंस दे सकता हूँ जिसके अंदर आपको सेक्टेरियन या एक रिलीजियस एंगल नजर आएगा। इससे पहले ही जो बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, जिसमें हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट क्या कह चुके हैं, आर्कियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट ये कह रही है कि बाबरी मस्जिद के नीचे किसी जगह पर कोई आसार नहीं मिले। अब जरिए आप डरिए उस वक्त से जिस वक्त बीजेपी के एक लीडर ने भी एक क्लेम किया कि जहाँ पे ताजमहल बना है वहाँ भी नीचे एक मंदिर हुआ करता था। तो अभी ये ताजमहल जो यूनेस्को की साइट है उसको भी गिराने जा रहे हैं। तो इंडिया इस वक्त एक स्टेट ऑर्गेनाइज फ्रेंजी की सूरत में है। बाबरी मस्जिद को शहीद किया और उसके बावजूद जो अदालत ये फरमा रही है कि इस तरह की कोई मनसूबाबंदी नहीं थी। अगर आप तारीख उठा के देखें, खुद भारत के अपने जो चैनल्स हैं, एनडीटीवी की बहुत अरसा पहले बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब के ऊपर अगर आप चले जाएं, करण थापर और जो उनके बहुत नामी गिरामी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की, जिसमें एक एक डॉट को कनेक्ट किया गया। नरसिम्हा राव का उसमें इंटरव्यू है, अटल बिहारी वाजपेयी का इंटरव्यू है, एल के अडवाणी का, एक एक डॉट को कनेक्ट किया गया कि किस तरीके से प्री प्लान्ड ये सब कुछ किया गया। उसके अलावा इसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं। खुद भारत के अपने मुसन्निफीन ने इस बात का एतराफ़ किया है कि ये बाकायदा तौर पर मनसूबाबंदी के तहत ये सब कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद अदालत वहाँ पर अंधी हो चुकी है। वजह उसकी ये है कि भारत, हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि जो हिंदू राष्ट्र, वो कहते हैं कि जो भारत है वो सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है, वहाँ पर किसी और अक़लियत की या किसी और मज़हब के फॉलोअर की जगह नहीं है। तो ये उसकी तरफ मार्च है। तो क्यों फिर एक जो वहाँ पर छोटी मोटी अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये फैसला दे चुकी है एक मुतनाज़ा, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह को राम मंदिर की जगह तस्लीम कर लिया और 2 माह पहले मोदी साहब ने वहाँ पर इफ्तिताह भी कर दिया है। तो कोई भी व्हाट इज रॉन्ग विद पाकिस्तान? ये मुसलमान होने का जुनून आपको जो चढ़ा हुआ है और आपके जो टेररिज्म होती है वो सिर्फ मुसलमान ही करते हैं। सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी जो उनकी उस वक्त की कंसाइज यूनिवर्सिटी थी और जो वहाँ की डिक्शनरी थी, उसमें फंडामेंटलिज्म की डेफिनेशन चेंज की और उन्होंने लिखा कि एनी पर्सन हु एडहेयर्स टू द वेरी बेसिक ऑफ अ रिलीजन, स्पेशली इस्लाम, उन्होंने इस्लाम का नाम लगा दिया कि फंडामेंटलिस्ट जो कि बहुत अपने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन को फॉलो करता है, ख़ास तौर पे अगर वो मुसलमान है तो वो जहादी है, वो फंडामेंटलिस्ट है। नाउ आई थिंक somebody should go back to Oxford University and tell them कि अब आपके डिक्शनरी में एडिशन होना चाहिए कि that person could also be a Hindu, that person could also be a white supremacist or whosoever, जो भी ऐसी हरकतें करता है। So number one, सेकुलर मुल्क नहीं है भारत। ये मोदी साहब का शुक्रिया अदा करें कि जो बहुत अरसे से दुनिया को बेवकूफ़ बनाया हुआ था, वो इन्होंने आके एक तो वो पर्दा चाक कर दिया। दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त भारत में एथनिक क्लेंजिंग भी हो रही है,
कल्चरल क्लेंजिंग भी हो रही है। ये बाबरी मस्जिद एक कल्चर का हिस्सा था ना, एक रिलीजन का हिस्सा था, तो वहाँ पे जेनोसाइड भी हो रही है। वही सब कुछ कश्मीर में हो रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है अंडर द नोज ऑफ यूएस, क्योंकि इस वक्त हम यूनिपोलर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, वन सुपर पावर ओनली। मल्टीपोलर वर्ल्ड हो तो कम से कम आपको ब्लॉक्स के साथ बना के रखनी पड़ती है, लेकिन इस वक्त क्योंकि इंडिया इज प्रॉक्सी इन दिस रीजन ऑफ अमेरिका, वो हर वो काम करेगा जो उनकी कब की ख्वाहिश थी कि हम हिंदुस्तान में कर सकें, और उसको एंडोर्समेंट हासिल रहेगी अमेरिका की। ये हमारा काम है। एक तो वो है कि जनाब, जब हम दिखाते हैं और हमसे पहले दुनिया की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आज आपने कहा कि एमनेस्टी इंडिया के उन्होंने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, उसको बैन कर दिया, तकरीबन 14 और तनज़ीम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे उन सब ने कॉन्डेम किया। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा ह्यूमन राइट्स का कश्मीर में कहा था कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स भेजें, और यहाँ पे एक जेनोसाइड की सी कैफियत है और इंडियंस ये कर रहे हैं। अब बात यह है कि हमने आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कि हमने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का इशू भी उठाया, और हमने ये भी बताया कि जो बीजेपी की हुकूमत है या जो आरएसएस है और जो इनके लेके क्या चल रहे हैं, इनके पीछे थीम क्या है, असल में इस थीम को समझना है कि इनकी हिंदुवाता की थीम क्या है। उस अभी आपने सुना कि पाकिस्तानी मीडिया राम मंदिर पर बात कर रही है। आज से 28 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद गिराई। उनका दावा था कि यह राम जन्मभूमि पर बनी है, इस जगह पर राम का मंदिर ही बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में जमीन के मालिकाना हक से जुड़े केस में इस दावे पर मुहर लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाने के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन भी कर दिया है, यानी राम मंदिर बनने का काम शुरू हो चुका है। पर बाबरी मस्जिद को गिराया गैरकानूनी था, इस वजह से यह मामला अदालत में था। 6 दिसंबर 1992 को पुलिस ने बाबरी ढांचे को गिराने के मामले में 49 एफआईआर दर्ज की थी। एक एफआईआर हजारों कार सेवकों के खिलाफ थी, उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई। दूसरी एफआईआर में भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के नेता आरोपी थे। उन पर भीड़ को उकसाने का आरोप था। 47 एफआईआर पत्रकारों और अन्य लोगों से मारपीट की थी। यूपी सरकार ने दोनों प्रमुख एफआईआर की जांच 27 अगस्त 1993 को सीबीआई को सौंप दी। 5 अक्टूबर 1993 को सीबीआई ने 48 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर दी थी। इसमें शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह समेत कई अन्य भी आरोपी बनाए गए थे। सीबीआई ने 3 साल बाद जनवरी 1996 में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की और कहा कि बाबरी मस्जिद गिराना सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। इसके बाद 14 साल यानी राम के वनवास के बराबर का समय इस विवाद में बीत गया कि एफआईआर की सुनवाई किस कोर्ट में की जाए। रायबरेली और लखनऊ की अदालतों में मामला ट्रांसफ़र होता रहा। इस दौरान आरोपी इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंचते रहे। 22 मई 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 लोगों पर लगे आपराधिक साजिश के आरोप हटाने के आदेश दे दिए। इसके बाद यह केस एक तरह से ठंडे बस्ते में चला